दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की आन बान शान ताजमहल को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कई सौ साल पहले बनी ये खूबसूरत इमारत कभी अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी और आज भी ये दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है। इस आलीशान ढांचे को बनाने के लिए करीब 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया और वो भी 1 या 2 साल नहीं बल्कि 22 सालों तक। और इसके लिए शाहजहां ने मजदूरों को इनाम में उनके हाथ कटवा दिए थे। ऐसा हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या सच में शाहजहां ने इन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए बैठा है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ताजमहल के आसपास ये जो चारों मीनार हैं, इन्हें बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया है। ये मीनार थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। अगर ये मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो दूर से देखने पर ये अंदर की ओर झुकी होती। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का एक कारण ये भी था कि अगर कभी कोई खतरनाक भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरे और ताजमहल पर कोई भी आंच न आए। आखिर बात क्या थी कि इसे बनाने वाले इसके ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर आज के समय में ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये करीब 7,000 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है। और जब उस समय कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था तो आखिर ये राजसी मकबरा और उसके ऊपर कई मीटर ऊंचा गुम्बद कैसे बनाया गया? इसके पीछे का राज आखिर क्या है? और क्या वाकई में शाहजहां ने मजदूरों का हाथ कटवा दिया था? इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ताजमहल बनवाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये मामला तब शुरू होता है जब भारत और पाकिस्तान के हिस्से में मुगल साम्राज्य का शासन था। इस दिन मुगल शासन का सबसे छोटा बेटा साहब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और इसी की खुशी में आगरा के किले में एक आलीशान समारोह रखा गया था। साहब-उद-दीन मुगल सबसे ज्यादा प्यारा था, इसीलिए इनके हर जन्मदिन पर इन्हें हीरे और सोने से तोला जाता था। यानी कि जितना वजन शहजादे का होता था उतना ही खजाना इनके नाम पर कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और खास होने वाला था। मुगल बादशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी थी, जिसे आज मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी। उस समय किसी को भी नहीं मालूम था कि इनकी मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले कई सालों तक शहजादे ने कई सारी जंग लड़ी, इसमें भरपूर कामयाबी भी हासिल हुई। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर इन्हें शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब ये होता है कि दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कई बीवियां थीं, मगर उनमें से सबसे ज्यादा वो मोहब्बत मुमताज से किया करते थे, इसलिए अपना ज्यादातर समय वो मुमताज के साथ ही गुजारते थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था और अचानक एक दिन मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले से ही मुगल साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और जो बादशाह के प्रिय पुत्र भी थे, यानी कि शहंशाह के मरने के बाद उन्होंने शहंशाह की गद्दी को संभाला और अपने पूरे राज्य को एक नया शहंशाह दिया। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, यानी कि पूरे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर भी मुगल सल्तनत का ही शासन था। सारे फैसले शाहजहां किया करते थे, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर सुझाव दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि ये खुशियां अब जल्दी मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी कुछ ही समय हुआ था, एक बार फिर मुगल साम्राज्य को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले कई सालों तक ये जंग चलता रहा और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां इस कामयाबी का जश्न मनाते उसी समय एक दुखद खबर आती है कि मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। उसी समय उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी वहीं पर मौत हो गई और ना चाहते हुए भी वो दुनिया से चल बसी। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश भी की थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरों में से
एक बनाई जाए। मुमताज के गुजरने के कुछ महीनों बाद से ही ताजमहल के निर्माण का काम शुरू कर दिया। मुमताज महल की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और अपना पूरा जीवन निवेश कर दिया। 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराशों और कारीगरों को पूरे सल्तनत में इकट्ठा किया गया। शाहजहां के आदेश पर सेनाओं को आगरा बुलाया गया। मुमताज का समाधि यमुना नदी के करीब होने के कारण इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। नदी के किनारे की जमीन बहुत नरम थी और अगर यहाँ खुदाई का काम किया जाए तो पानी का बहाव ताजमहल की नींव को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस मसले को निपटाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जमीन के अंदर कई सारे कुएं खुदवा दिए और मजदूर कुएं तब तक खोदते रहे जब तक खाली जमीन ना आ जाए। इन कुओं को महीन रेत, सिल्ली मिट्टी और लाल बालुओं पत्थरों से भर दिया। फिर उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करना शुरू किया और मजदूरों के साथ साथ कई हजारों हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। अब ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार की गई जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी रहे। नींव के बाद अब बारी थी एक ऐसी इमारत डिजाइन करने की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखी हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरे से लिया। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया। अपने चाचा के मकबरे से गुम्मद का आइडिया लिया गया। तो इन सबको मिलाया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। और ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा था। शाही खजाना दिन पर दिन खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत का ढांचा बनकर तैयार हो चुका था। अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाना। ये संगमरमर आगरा से कई किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाए गए थे, क्योंकि यहाँ का मार्बल आज तक दुनिया का बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने मार्बल को ताजमहल के लिए आरक्षित कर रखा था, यानी कि ताजमहल की मांग पूरे होने तक किसी को भी इस मार्बल को खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाए गए। ताजमहल का खूबसूरत गुम्मद इतना बड़ा था कि आंखों से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज इस प्रकार के गुम्मद को स्टील के ढांचों पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन इतने सालों पहले उनके पास इतने ऊंचे गुम्मद को बनाने के लिए बस पत्थरों का ही सहारा था। संगमरमर को बारीकी से उकेरा जाता था और पत्थरों को गोंद की मदद से उसमें चिपका दिया जाता था। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाला गोंद कोई आम गोंद नहीं था। कई शोध और परीक्षण के बाद मालूम पड़ा कि ये गोंद गुड़, पेड़ के गोंद, चीनी के गोले, कुछ चिपचिपे लिक्विड, जिंक ऑक्साइड और कई अन्य चीजों से बना था। और वही गोंद आज भी ताजमहल के नवीकरण में इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल की खास बातों में से एक बात ये भी है कि दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल में खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीला आसमान जैसे ही सफेद मोती पर चमक रहा हो और शाम के वक्त ये पूरी इमारत गोल्डन कलर की दिखती है। पूरे 22 सालों के बाद ताजमहल के निर्माण का काम पूरा किया गया। शाहजहां अपने बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपने पसंदीदा बीवी के नाम पर रखा। मुमताज महल से इस मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया। शाहजहां की ये महंगा सपना पूरा तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगल सल्तनत को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कई साल बाद, यानी कि शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने तख्ता पलट करवा दिया और खुद मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया। पिछले कई सालों से राज कर रहे शाहजहां को आगरा के किले में ही कैद करवा दिया गया था। शाहजहां को एक ही सुविधा दी गई थी, वो ताजमहल को खिड़की से
देख सकता था जिसमें वो बंद था। और कई साल कैद रहने के बाद शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। शाहजहां का अब मुमताज से मिलने का दोबारा वक्त आ गया था और उन्हें ताजमहल में ही दफना दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि क्या शाहजहां ने 20,000 से ज्यादा मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? तो इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है। कोई भी दस्तावेज को उठाकर देख लीजिए, उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। अब खुद सोचिए कि ताजमहल को 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने बनाया है, फिर तो कोई भी मजदूर राजा का कोई भी किला या फिर महल नहीं बनाएगा। और 20,000 मजदूरों का हाथ काटना एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर कोई आपके सपने को पूरा करने में मदद करता है तो क्या आप उसके हाथ कटवा दोगे? नहीं ना। आज तक कई इतिहासकारों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है, लेकिन उनको इसके ऊपर एक भी सबूत नहीं मिला है। और ये ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा मिथ है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर ले। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।